So hello students, today we're gonna start our new chapter that is dissolution of partnership firm. तो इस चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि फर्म को बंद कैसे किया जाता है, फर्म अपने आप को शट डाउन पॉइंट पर कैसे लेकर के आती है, क्लोज कैसे करती है, लिक्विडेट कैसे करती है या फिर वाइंड अप कैसे करती है। आओ जरा सबसे पहले हम बात करते हैं डिसोल्यूशन का मतलब। देखो, डिसोल्यूशन का मतलब होता है वाइंड अप करना, किसी चीज को समाप्त करना, एंड करना, सिनोनिम्स है सारे के सारे, क्लोज करना या फिर उसको लिक्विडेट करना, बात एक ही है। तो यहाँ पर हम डिसोल्यूशन का मतलब अलग अलग है, वाइंड अप, एंड, क्लोज या फिर लिक्विडेशन। आओ जरा बातचीत करते हैं कि सबसे पहले हम बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। देखो, दो टॉपिक अलग अलग है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो हम पहले बात करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की। आओ जरा बच्चों ध्यान देखना, मीनिंग डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब क्या होता है, ध्यान से पढ़ना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस टर्मिनेशन। बाबू टर्मिनेशन मतलब होता है किसी चीज का एंड करना, क्या करना, एंड या फिर समाप्त। टर्मिनेशन ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट एंड आ रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फर्म ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। देखो मुद्दे की बात सुनो, ध्यान समझना। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है कि वहां पर जो एग्रीमेंट है उसको हमने समाप्त कर दिया, ठीक है ना। एग्रीमेंट पार्टनर्स के बीच में खत्म हो गया। जैसे दो पार्टनर है एक्स और वाई, उनकी रेशो है 2:1, ठीक है ना। क्या रेशो है, 2:1। अब वो चाहते हैं कि उनका जो रेशो होगा वो जाए 1:1, तो उनको एग्रीमेंट चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि पुराने एग्रीमेंट में कितना है 2:1 और न्यू एग्रीमेंट में कितना करना है 1:1। तो उसको बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। या फिर पहले दो पार्टनर थे, अब नया पार्टनर आ रहा है, थर्ड पार्टनर। या पहले 4 पार्टनर थे, एक पार्टनर रिटायर हो रहा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आओ जरा ध्यान से पढ़ेंगे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब होता है टर्मिनेट करना, एंड करना ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट को, और रिकंस्ट्रक्ट करना, दोबारा से बनाना, किसको, फर्म को, ड्यू टू एडमिशन, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर। आई होप तुमको ये क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे। इट मे और मे नॉट रिजल्ट इन क्लोजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस एज द रिमेनिंग पार्टनर्स में एग्री टू बिजनेस कैरी ऑन द बिजनेस अंडर अ न्यू एग्रीमेंट। अब यहाँ पर फर्म को बंद किया जा भी सकता है और नहीं भी। अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स चाहते हैं कि फर्म को कंटिन्यू करना चाहिए तो किया जाएगा, अगर वो चाहते हैं कि फर्म को बंद करना चाहिए तो फर्म को शट डाउन कर दिया जाएगा, उसको खत्म कर दिया जाएगा, उसको बंद कर दिया जाएगा। तो यही लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में कि इससे क्या हो सकता है, फर्म बिजनेस बंद भी हो सकती है, ठीक है ना। अगर रिमेनिंग पार्टनर्स चाहें तो फर्म को कंटिन्यू कर सकते हैं, ये लिखा हुआ है अंडर अ न्यू एग्रीमेंट, क्योंकि यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट खत्म हो गया था, इससे उसको क्या बोलते हैं, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। आगे चलते हैं, एक और नया टॉपिक है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। नाम से ही पता लग रहा है यहाँ पर फर्म ही क्लोज हो गई, फर्म ही बंद हो गई। तो देखने जरा ध्यान से क्या लिखा हुआ है। इट मींस दैट द फर्म क्लोजेस डाउन इट्स बिजनेस। फर्म क्या कर रही है, अपना बिजनेस खत्म कर रही है, बंद कर रही है, एंड कम्स टू एन एंड, और अपने बिजनेस को समाप्ति की ओर लेकर के जा रही है। यहाँ पर बिजनेस ही बंद हो रहा है, यहाँ पर फर्म ही खत्म हो रही है। आगे चलो। On the dissolution of the firm, the assets of the firm are sold. देखो, जब फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा तो उसकी सारी एसेट्स को बेचा जाएगा। ध्यान सुनो, उसकी सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, एंड लायबिलिटीज पेड ऑफ, और लायबिलिटीज को क्या किया जाएगा, पे किया जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो फर्म बंद हो रही है, तो अब ऐसा तो नहीं है ना हम किसी लायबिलिटी का पेमेंट नहीं करेंगे, तो लायबिलिटी का पेमेंट तो करना ही पड़ेगा। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर सेटल्ड। अब देखो सबसे पहले मेरी बात समझ, आपने सारी एसेट्स को बेच दिया, उससे क्या आया, पैसा। पैसा आने के बाद आपने किसको पे करा, लायबिलिटीज को। और अगर फिर भी पैसा बचता है तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट का सेटलमेंट कर दिया जाएगा, खत्म। भाषण में आ गई होगी। तो यहाँ पर जो पैसा लास्ट में बचेगा उससे पार्टनर्स के अकाउंट को, उनकी कैपिटल के बैलेंसेस को सेटल कर दिया जाएगा। तो यही लिखा हुआ है
कि ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड लायबिलिटीज आर टू बी पेड ऑफ एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट अगर बचता है द अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर सेटल्ड। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस है, जो कि एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं, मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, किन किन तरीकों से फर्म को शट डाउन किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है। तो बेसिकली यहाँ पर दो मोड्स हैं। पहला मोड है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, यहाँ पर कोर्ट इंटरवीन नहीं कर रहा है, यहाँ पर लगेगा सेक्शन 40 से 43 तक। और दूसरा केस है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यहाँ पर कोर्ट इंटरवीन करेगा, दैट इज सेक्शन 44। तो ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ना इसको, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये वाला। सबसे पहले हम पढ़ेंगे विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, सेक्शन 40 से लेकर के 43 तक। तो इसमें 4 टाइप है, इसके 4 बच्चे हैं। बेसिकली मैं बच्चे वर्ड यूज करता हूं, ध्यान समझना। पहला क्या है, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, ठीक है ना, आपसी सहमति से हम फर्म को बंद कर रहे हैं। दूसरा कंपल्सरी डिसोल्यूशन, यहां पर करना ही पड़ेगा, ठीक है ना। अगला ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर इनमें से कोई भी घटना घटित हो जाती है तो फर्म को बंद करना पड़ेगा। और लास्ट है बाय नोटिस, ठीक है ना। अब बाय नोटिस क्या है वो भी पढ़ेंगे, तरीके से पढ़ना सारे के सारे। और यहाँ पर सेक्शन 40, 41, 42 और 43, और जहां पर कोर्ट इंटरवीन करेगा वहां पर होता है सेक्शन 44। आओ जरा ध्यान से पढ़ेंगे और अच्छे से। सबसे पहले बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, देखो यहां पर म्यूचुअली हमने राजी हो गए, सहमति दे दी, हम फर्म को क्या कर रहे हैं, बंद, खत्म, म्यूचुअल एग्रीमेंट। आओ जरा, अ पार्टनरशिप फर्म मे बी डिसॉल्व्ड व्हेन ऑल द पार्टनर्स एग्री फॉर इट्स डिसोल्यूशन, अगर सारे पार्टनर्स अपनी सहमति दे दे तो फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा, बंद किया जाएगा। सिंस अ पार्टनरशिप फर्म सेट अप बाय एन एग्रीमेंट इट कैन बी डिसॉल्व बाय एन एग्रीमेंट, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म किससे बनी है, एग्रीमेंट से, तो उसको क्लोज भी किससे किया जाएगा, एग्रीमेंट से, बात खत्म, ठीक है ना। तो पहला क्या था, बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, यहाँ पर कोर्ट इंटरवीन नहीं करता, सेक्शन 40। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है, कंपल्सरी डिसोल्यूशन। देखो यहाँ पर कोर्ट इंटरवीन नहीं करने का, लेकिन यहाँ पर सेक्शन 41 बोलता है क्या, कि यहाँ पर आपको फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। इसमें कोर्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा, बट आपको यहाँ पर फर्म को बंद करना पड़ेगा अगर ये दो केस में से कोई भी केस हो जाए। पहला क्या, व्हेन ऑल और वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म बिकम इंसॉल्वेंट, या तो सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए, इंसॉल्वेंट का मतलब दिवालिया, बैंकरप्ट हो जाए, या कोई एक भी पार्टनर अगर बैंकरप्ट हो गया तो फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा। और दूसरा है व्हेन द बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, अगर फर्म का बिजनेस क्या हो गया, अनलॉफुल। अनलॉफुल का मतलब जो लीगली वैलिड नहीं है ना। अब मान के चलो मैं और एक मिस्टर एक्स मछली का व्यापार कर रहे हैं, ठीक है ना, और हम उनके अंदर ड्रग्स भर करके बेच रहे हैं, तो इस केस में हमारा वो क्या हो गया, इलीगल बिजनेस हो गया। देखो मछलियां सप्लाई करना या कोई भी चीज सप्लाई करना गलत नहीं है, बट आप उसकी आड़ में आप इलीगल काम कर रहे हो, विदाउट लाइसेंस कोई काम कर रहे हो, वो गलत है। तो इस तरीके के जो बिजनेस होंगे वो अनलॉफुल होंगे, वो बिजनेस कंसीडर नहीं होंगे, तो यहाँ पर उसको पार्टनरशिप को कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो दोबारा सुन लो, कंपल्सरी डिसोल्यूशन में दो पार्ट्स थे, या तो सारे पार्टनर्स इंसॉल्वेंट हो जाए या कोई एक पार्टनर भी, और दूसरा जो फर्म का बिजनेस है वो क्या हो जाए, अनलॉफुल या फिर इलीगल, बात तो एक ही है। आगे तीसरा, ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, अगर इन घटनाओं में से कोई भी घटना घटित हो जाती है तो फर्म को डिसॉल्व किया जाएगा। पहला क्या है, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ अ पार्टनर, सेम है जैसे ऊपर था ना, ये वाला बिल्कुल सेम है, ये वाला भी। दोबारा सुन लो, जो ये वाला था ना फर्स्ट पॉइंट कंपलसरी का, और ये बिल्कुल डिट्टो कॉपी पेस्ट है। आगे चलो, आगे चलो, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर, अगर कोई पार्टनर की डेथ हो जाए तो उसमें फर्म को क्या करना पड़ेगा, डिसॉल्व करना पड़ेगा। तीसरा, ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव, जिस पर्पस के लिए हम जुड़े थे वो पूरा हो जाए, उसकी फुलफिलमेंट हो जाए। तो लिखा हुआ है ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, जिस पर्पस के लिए फर्म बनी थी वो पर्पस पूरा हो गया। और लास्ट है ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड। देखो अलग अलग समझना, कंफ्यूज मत होना,
पहले वाले केस में ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया, जिस काम के लिए आप आए थे वो काम पूरा हो गया। और दूसरे केस में क्या लिखा हुआ है, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड, यहाँ पर ना आपका टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। क्या पीरियड हो गया? टाइम पीरियड कंप्लीट हो गया। मान के चलो आप 2 साल के लिए पार्टनरशिप में आए थे, वो 2 साल कंप्लीट हो गए, तो यहाँ पर 2 साल के बाद फर्म को क्या करना पड़ेगा? डिसॉल्व करना पड़ेगा। तो ये कुछ केसेस है, दोबारा सुन लो एक बार। ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में 4 केसेस बनते हैं। पहला, ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर, सॉरी। अगला, ऑन डेथ ऑफ अ पार्टनर। अगला, फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, जिस पर्पस के लिए, ऑब्जेक्ट मतलब पर्पस, ऑब्जेक्टिव, जिस पर्पस के लिए फर्म को हमने फॉर्म किया था। एंड द लास्ट वन इज ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, जिस पर्पस के लिए फर्म को फॉर्म किया गया वो पर्पस भी कंप्लीट हो गया। और लास्ट है बच्चों, बाय नोटिस। बाय नोटिस का मतलब क्या है? देखो बात समझना, अगर हमारा टाइम पीरियड, एक कहने का तात्पर्य है, अगर हमारा टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, हमारी पार्टनरशिप विल पर चल रही है। किस पर? विल पर। जब तक चलेगा चलेगा। अब कोई पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करवाना चाह रहा है तो वो नोटिस देकर के फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है इजीली। क्या लिखा हुआ है? व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स, अगर फर्म का टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, एंड इट इज एट विल, ये किस पर है? विल पर, इच्छा पर। एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म, कोई भी पार्टनर नोटिस देकर के अदर पार्टनर्स को फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है। ठीक है ना? तो आई होप आपको चारों क्लियर हो गए होंगे। पहला क्या था? सबसे पहला था बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, सेक्शन 40, फिर कंपल्सरी डिसोल्यूशन, फिर ऑन हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, और फिर बाय नोटिस। अब पढ़ते हैं बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। इसमें लगता है सेक्शन 44। ध्यान से पढ़ना। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और लेस इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो इसको जरूर पढ़ के जाना चाहिए, ताकि पेपर में अगर 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाए तो वो अटेम्प्ट हो जाए अच्छे से, और अच्छे से हमारे उसमें 1 में से 1 मार्क्स हमें मिल जाए। ठीक है ना? तो इसको ध्यान से पढ़ना। कई बच्चे सोचते हैं कि थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है अकाउंट्स में। देखो अगर आपको 100 मार्क्स लाने हैं तो 100% पढ़ना भी पड़ेगा, है ना? तो आओ जरा ध्यान से पढ़ना इसको। बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, यहां पर कोर्ट ऑर्डर कर रहा है। पहला, व्हेन पार्टनर हैज बिकम अनसाउंड माइंड। मान लो 3 पार्टनर्स थे, कोई एक पार्टनर अनसाउंड माइंड हो गया। अनसाउंड का मतलब होता है जो अपने मानसिकता को खो चुका है, जो अपने मानसिक संतुलन को खो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं? अनसाउंड माइंड। अगर मानिए चलो कोई पार्टनर क्या हो गया? अनसाउंड माइंड। तो यार आप सोच के वाली बात सोचो कि यहाँ पर हम उस पार्टनर के साथ क्या बिजनेस कंटिन्यू कर पाएंगे? कभी भी नहीं। तो यहाँ पर दूसरे पार्टनर्स कोर्ट ऑफ लॉ में एप्लीकेशन देकर के फर्म को क्या करा देंगे? डिसॉल्व। क्यों? वो कहेंगे भाई साहब हमारा जो एक पार्टनर था वो क्या हो गया? अनसाउंड माइंड। तो यहाँ पर जो कोर्ट है, कोर्ट ऑफ लॉ, वो हस्तक्षेप करेगी, वो इंटरवीन करेगी। आगे दूसरा, when a partner other than the partner filing a suit has become permanently incapable of performing his duties as a partner। मान लो कोई पार्टनर क्या हो गया? परमानेंटली इनकैपेबल। मान लो किसी को, मान के चलो कोई अटैक आ गया, पैरालिसिस का अटैक आ गया। अब उस केस में सॉरी, अब उस केस में वो दूसरा पार्टनर, भाई सिंपल सी बात है, अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं कर पाएगा, तो वहां पर फर्म को बंद कराया जा सकता है दूसरे पार्टनर्स के द्वारा, ये क्या करके कि हमारा एक और पार्टनर क्या हो गया? परमानेंटली इनकैपेबल। अगला, व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर फाइलिंग अ सूट इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। कोई पार्टनर क्या कर रहा है? गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, मतलब कि उसका बिहेवियर, उसका कंडक्ट अच्छा नहीं है। उस केस में दूसरे पार्टनर्स फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है ना? एप्लीकेशन लिख करके। क्यों? यार देखो ऐसा होता है ना, बिजनेस में गुडविल बहुत मैटर करती है। अब किसी बंदे का बिहेवियर बहुत अच्छा नहीं है, अब उसकी वजह से नुकसान तो हमें होगा ना, सिंपल सी बात है। तो इस तरीके से हम फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। आगे, व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर फाइलिंग अ सूट विलफुली कमिट्स ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। बच्चों ये ब्रीच नहीं है, ये ब्रीच है। ये क्या है? ब्रीच। ब्रीच मतलब तोड़ना। अगर कोई पार्टनर जानबूझ करके पार्टनरशिप एग्रीमेंट को या कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करता है, टर्म्स एंड कंडीशंस को ब्रीच करता है, उस केस में दूसरे पार्टनर्स जाकर के फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं।
आगे चलो, इसके बाद क्या लिखा हुआ है, व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर फाइलिंग अ सूट हैज ट्रांसफर्ड द होल ऑफ द इंटरेस्ट टू अ थर्ड पार्टी। अब पार्टनर ने क्या करा कि अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया। बात समझो मेरी बात, सपोज करो दो पार्टनर है एक्स और वाई। अब एक्स ने कहा कि मैं अपना पूरा का पूरा शेयर जेड को ट्रांसफर कर रहा हूं, तो यहां पर वाई फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है ना, क्योंकि वो कहेगा भाई मेरे जेड के साथ नहीं चलेगा, तो इस वजह से यहां पर फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। तो लिखा हुआ है व्हेन अ पार्टनर अदर देन अ पार्टनर फाइलिंग अ सूट ट्रांसफर द होल ऑफ हिज इंटरेस्ट टू अ थर्ड पार्टी। अगला, when the court is satisfied that the firm cannot be carried on except a loss। फर्म को लगातार क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, क्या हो रहा है फर्म को लगातार लॉस, तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है, क्योंकि लगातार फर्म को क्या हो रहे हैं, लॉस हो रहे हैं, और कोर्ट को भी पता है बात। तो इस केस में हम किसी को भी ऐसे नहीं करेंगे कि भाई ना तुम कंटिन्यू करो बिजनेस, नहीं, तो यहां पर हम फर्म को डिसॉल्व करवा सकते हैं। और लास्ट है व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल। जब कोर्ट को लगता है कि इस डिसोल्यूशन को करके किसी का नुकसान नहीं है, तो यहां पर भी फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। ध्यान रखना, जैसे मतलब ये नहीं है कि नुकसान मतलब हम लोगों ने चोरी चकारी कर रखी है और हम फर्म को तब डिसॉल्व कर रहे हैं, नहीं, यहाँ पर कोर्ट सेटिस्फाइड है, कोर्ट को लग रहा है कि एकमात्र तरीका फर्म को डिसॉल्व करवाना ही है, तो उस केस में फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। ये एट द डिस्क्रिप्शन ऑफ कोर्ट होगा, कोर्ट की मर्जी पर, ध्यान रखना इस चीज को। तो लेकिन जस्ट एंड इक्विटेबल होना चाहिए, ऐसा नहीं कि मेरा फायदा सामने वाली पार्टी का नुकसान, ना, ये जस्ट एंड इक्विटेबल नहीं होता। जस्ट एंड इक्विटेबल का मतलब होता है कि यहाँ पर किसी का कोई नुकसान नहीं है। तो आई होप आपको सारी चीज समझ में आ गई होगी, ठीक है ना। एक बार जरा दोबारा देख लो हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा डिसोल्यूशन का मतलब, इसके सारे सिनोनिम्स पढ़े। फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, इसमें फर्म बंद नहीं होती लेकिन हो भी सकती है, यहाँ पर जो एग्रीमेंट होगा वो चेंज हो जाएगा। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यहाँ पर फर्म हमेशा हमेशा के लिए क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी, और जब फर्म बंद होगी तो उसकी सारी एसेट्स को बेचा जाएगा, उससे पैसा आएगा, पैसा आकर के सारी लायबिलिटीज को पे किया जाएगा, और अगर कोई पैसा बचता है उससे पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट हो जाएगी। फिर मोड्स के नाम पर दो मोड्स थे, एक तो विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और एक बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। विदाउट द इंटरवेंशन में था सेक्शन 40 से 43 तक, और बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में था सेक्शन 44 तक। फिर विदाउट इंटरवेंशन के कितने बच्चे थे, 4 बच्चे थे, म्यूचुअल एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट और बाय वे ऑफ नोटिस। म्यूचुअल एग्रीमेंट में क्या कर सकते थे हम लोग, बताओ, कि आपस में तालमेल के साथ, आपसी सहमति के साथ हम फर्म को क्या करा रहे हैं, डिसॉल्व करवा रहे हैं। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में क्या था, या तो पार्टनर क्या हो जाए सारे के सारे इंसॉल्वेंट या कोई एक पार्टनर। अगला क्या था, फर्म क्या हो रही है, अनलॉफुल, फर्म का बिजनेस क्या हो गया, अनलॉफुल। हैपनिंग ऑफ एन इवेंट में कितने बच्चे थे, 4। पार्टनर क्या हो गया, इंसॉल्वेंट, या पार्टनर की डेथ हो गई, या तो ऑब्जेक्टिव पूरा हो गया या टाइम लिमिट पूरा हो गया। फिर बाय वे ऑफ नोटिस में क्या था, अगर पार्टनरशिप एट विल है तो यहाँ पर कोई पार्टनर फर्म को डिसॉल्व करवा सकता है नोटिस देकर के। बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट में सेक्शन 44 में 7 बच्चे थे, पहला बच्चा पार्टनर क्या हो गया, अनसॉन्ड। दूसरे केस में क्या था, परमानेंटली इनकैपेबल, कोई पार्टनर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने में। अगला पार्टनर क्या हो गया, गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट। अगला क्या है, विलफुली ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है ना। अगला, मैंने अपना इंटरेस्ट किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दिया पूछे बिना, तो भी फर्म डिसॉल्व हो सकती है, दूसरा पार्टनर करवा सकता है। और कोर्ट सेटिस्फाई है कि फर्म को क्या हो रहा है, लगातार लॉस पे लॉस पे लॉस हो रहे हैं, तो फर्म को बंद करवाया जा सकता है। और लास्ट था, जब कोर्ट को लगे कि डिसोल्यूशन जस्ट एंड इक्विटेबल है, यहाँ पर किसी को नुकसान नहीं है, तो भी फर्म को डिसॉल्व करवाया जा सकता है। तो आगे चलेंगे हम अगले लेक्चर में, अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।